बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे परिवहन टॉपिक की, ठीक है? तो परिवहन टॉकिक टॉपिक के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि जंतुओं के अंदर परिवहन की, क्योंकि जो परिवहन जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर हम लोगों ने परिवहन पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था पादपों में परिवहन, फिर हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं में परिवहन। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो जंतुओं में परिवहन होता है, वो जंतुओं में परिवहन कैसे होता है? जंतुओं में परिवहन एक विशेष तंत्र से होता है जिसे हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है? तो जंतुओं में परिवहन कैसे है? रक्त परिसंचरण तंत्र से होता है। फिर मैंने आपको बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है या फिर 3 अवयवों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला रक्त, दूसरा रक्तवाहिनी, तीसरा हृदय, ठीक है? फिर हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, फिर हम लोगों ने रक्त वाहिनियों के बारे में भी पढ़ लिया था कि रक्त वाहिनियाँ क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इन लोगों ने हृदय को डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हृदय स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? एक पेशीय अंग होता है, ठीक है? साथ ही मैंने आपको बताया था जो हमारा हृदय होता है, हमारा हार्ट होता है, वो क्या होता है? मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हृदय होता है, उसके कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि हमारे हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो हमारे हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि 2 कोष्ठ छोटे होते हैं, 2 कोष्ठ छोटे होते हैं और 2 कोष्ठ बड़े होते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे कोष होते हैं, इसे हम बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद, ठीक है? और जो कोष बड़े होते हैं उसे हमने बोल दिया निलय। क्या बोला? निलय। तो छोटे कोष को हमने बोल दिया आलिंद और बड़े कोष को हमने बोल दिया निलय, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि जो क्या होता है दायाँ तरफ निलय होता है उसे हमने बोल दिया जो दाईं तरफ होता है जो निलय उसे हमने बोल दिया दायाँ निलय और जो निलय बाईं तरफ होती है उसे हमने बोल दिया बायाँ निलय। यही बात करी मैंने, यही बताया मैंने। फिर मैंने आप सॉरी मैंने वापस बताती हूँ, मैंने बताया कि हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 छोटे कोष्ठ और 2 बड़े कोष्ठ। छोटे कोष्ठ को हमने बोला आलिंद और बड़े कोष्ठ को हमने बोला निलय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलिंद की। तो जो आलिंद दाईं तरफ होता है, उसे हमने बोल दिया दायाँ आलिंद और जो आलिंद बाईं तरफ होता है, उसे हमने बोल दिया बायाँ आलिंद। ठीक है? तो जो आलिंद दाईं तरफ है उसे हमने बोला दायां आलिंद और जो आलिंद बाईं तरफ उपस्थित है उसे हमने बोला बायां आलिंद। ठीक ऐसे ही जो निलय दाईं तरफ उपस्थित है उसे हमने बोल दिया दायां निलय और जो निलय बाईं तरफ उपस्थित है उसे हमने बोला बायां निलय। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि हमारे हृदय होते हैं, उसके 4 कोष्ठ होते हैं, कौन-सा दायाँ आलिंद है, कौन-सा दायाँ निलय है, कौन-सा बायाँ आलिंद है, कौन-सा बायाँ निलय है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे हृदय को फिर मैंने बताया कि हमारा हार्ट जो होता है, एक क्या होता है पेशीय अंग होता है, साथ में क्या करता है, हार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यही बताया मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा हार्ट ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हार्ट को 4 चैम्बर में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि हमारे शरीर का शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में ना मिले। ठीक है? ये बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था जो हमारा ये हृदय है, ठीक है? इसमें क्या होती है, कितनी रक्तवाहिनियाँ आती हैं? 4 रक्तवाहिनियाँ। हमारे हृदय से कितनी रक्तवाहिनियाँ जुड़ी हुई होती हैं? 4 रक्तवाहिनियाँ। यही बताया था मैंने आपको। तो देखो, 4 रक्तवाहिनियाँ कौन-सी थी? ये थी हमारी महाधमनी, जो कहाँ से निकल रही है? हमारे बाएँ निलय से, ठीक है? ये थी हमारी महाशिरा, यही बताया था मैंने। फिर मैंने आपको बताया था ये थी हमारी फुफ्फुसीय शिरा,
ठीक है। और ये थी हमारी फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, धमनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो अपवाद क्या है यहाँ पर, ये क्या है अपवाद। अपवाद एक्सेप्शन, सारी धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, परंतु जो हमारी फुसफुसीय धमनी होती है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ठीक है। वैसे ही सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, परंतु जो हमारी फुसफुसीय शिरा होती है इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो जो हृदय का दायां भाग होता है इसमें CO2 वाला या फिर अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, यही बात होती है, ठीक है। ये पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हार्ट होता है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय की, देखो मैंने आपको बता दिया ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, पहले मैं थोड़ी सी नाम लिख देती हूँ। बायां लिंब, ये हमारा दायां आलिंद, ठीक है। तो ये नाम तो पता होगा। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कौन लाती है, फुसफुसीय शिरा, ठीक है। ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, पर मैं आपको एक बार वापस पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हार्ट की क्रियाविधि, कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज कर रही हूँ। तो हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त, हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लाता है, अभी बताया, फुसफुसिए शिरा। तो हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुसीय शिरा के द्वारा हमारे बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद में उपस्थित गेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। अब ये रक्त बाएं आलिंद से कहाँ जाता है, बाएं निलय में, और बाएं निलय से यह रक्त किसके द्वारा, बाएं निलय से यह रक्त, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, महाधमनी, महाधमनी के द्वारा विभिन्न अंगों के पास में ले जाया जाता है, ठीक है। यही पढ़ाया था मैंने कि क्या होता है, हमारे फेफड़ों से कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, ठीक है। तो हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लाता है, फुसफुसीय शिरा। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुसीय शिरा के द्वारा हमारे बाएं आलिंद में आती है। उसके बाद में यह शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय में इस ब्लड को पंप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये महाधमनी के द्वारा पूरे अंगों में चला जाता है, ठीक है। यही बताया था। अब क्या होता है, देखो, अंगों से अशुद्ध रक्त, अंगों से अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अंगों से अशुद्ध रक्त को हमारे दाएं आलिंद में ले जाया जाता है। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। कौन ले जाता है, महाशिरा। तो हमारे अंगों से, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर कर कहाँ पर ले जाया जाता है, दाएं आलिंद में।
अब ये रक्त दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू दाएं निलय में पहुंचता है। अब दाएं निलय में इस अशुद्ध रक्त को पंप कर दिया जाता है, कहां पर? हमारे फेफड़ों के पास पहुंचा दिया जाता है। कौन सा रक्त है? CO2 वाला, ठीक है। और ये रक्त फेफड़ों के पास में कौन लेके जाती है? हमारी फुसफुसीय धमनी। ठीक है, यही पढ़ाया था मैंने कि हमारे विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर कर हृदय के पास में कौन ले जाता है? महाशिरा। फिर यह अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में आती है और फिर दाएं निलय से फुसफुसीय शिरा के द्वारा कहां पर चल जाती है? हमारे फेफड़ों में, और वहां पर इस अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब इस रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और एनवायरनमेंट के अंदर दे दी जाती है। ठीक है, यही बताया था मैंने पूरा प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा दिया और अभी एक बार और आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं हमारे हृदय की क्रियाविधि कि हमारा हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है। ठीक है, कैसे वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि संकुचन, दो वर्ड आते हैं, संकुचन और शिथिलन, या फिर हम बोल सकते हैं, देखो बताती हूँ। तो हम लोग बात करने हैं हमारे हृदय की क्रियाविधि। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा हार्ट। ये अशुद्ध वाला मैं बना रही हूँ इस पे व्हाइट कलर से दायां भाग, और बायां भाग में बना रही हूँ ठीक है। ये अशुद्ध वाला है और ये शुद्ध वाला है। ठीक है, ये आलिंद है, ये हमारा आलिंद है, ये हमारे नीले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय के बाईं ओर उपस्थित बाएं आलिंद में आ जाता है। ठीक है, डायग्राम पे जाना। ठीक, मैं एक बार वापस डायग्राम बनाकर थोड़ा सा नाम लिख देती हूँ इनके। तो ये क्या बोल रहा है? ये मान लो हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त, क्या बोल रहा है ये? फेफड़ों से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय के बाईं ओर उपस्थित बाएं आलिंद में आ जाता है। आप लोगों से एग्जाम में पूछेंगे कि हृदय की कार्यविधि बताइए, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे कि हमारा जो होता है कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर हमारे फेफड़ों से हृदय के बाईं ओर स्थित हमारे बाएं आलिंद में आ जाता है। ठीक है, इस रुधिर को एकत्रित करते समय दायां आलिंद, यहाँ पे बायां आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बायां। ठीक है, तो इस रुधिर को एकत्रित करते समय दायां आलिंद शिथिलित रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। ठीक है, मतलब फूला हुआ रहता है। देखो, ये अगर कोई चीज है, जैसे कोई बाउल है, तो ये फैला हुआ है, और ये क्या है? अनुशिथिलित है। जब मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? शिथिलित हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर जब हवा भरी हुई है तो वो फूला हुआ है, तो वो क्या है? शिथिलित है, सॉरी अनुशिथिलित है। ठीक है, और जब उसमें से हवा निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? शिथिलित हो जाएगा या फिर संकुचित हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, हमारे बाएं आलिंद में आता है। जब ये रक्त बाएं आलिंद में एकत्रित होता है तो ये क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, ये फैलता क्यों है, ताकि इसमें अच्छे से ऑक्सीजन आ जाए या फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाए। ये चाहता है कि इसके अंदर पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड बढ़ जाए। ठीक है, पूरे के अंदर क्या बढ़ जाए, ऑक्सीजन वाला ब्लड। इसीलिए इसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है, अनुशीतलित होता है, ये फैल जाता है। जब इसमें फुसफुस से शुद्ध रक्त आता है तो बायां आलिंद क्या करता है, फैल जाता है, अनुशीतलित हो जाता है। इसकी फैलने और अनुशीतलित होने के कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड एकत्रित होगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, तो अब फर्स्ट लाइन तो यही थी कि फर्स्ट लाइन क्या थी, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय के बाईं ओर स्थित बाएं आलिंद में आता है। फुसफुस से ऑक्सीजन वाला ब्लड बाएं आलिंद में स्थित बाईं ओर आता है। ठीक है, इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद अनुशीतलित रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा बायां आलिंद क्या होता है, शीतलित रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं फैला हुआ रहता है। ठीक है, और जब बायां आलिंद फैला हुआ रहेगा तो इसमें क्या होगा, ब्लड अमाउंट में एकत्रित हो जाएगा, जब इसमें पूरा रक्त भर जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, तब जब बायां आलिंद पूर्ण रूप से रक्त से भर जाता है, जब बायां आलिंद पूर्ण रूप से शुद्ध रक्त से भर जाता है, तब बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि क्या होता है, बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में एक गेट उपस्थित होता है, उसे हम लोगों ने क्या बोला था, बाइकस्पिड वॉल्व। जब ये गेट खुलेगा तो यहाँ का ब्लड यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सारा ब्लड कहाँ पर आया, मतलब हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ पर आया, हमारे बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद में वह रक्त कब तक एकत्रित हुआ, जब तक क्या हुआ, जब तक वो पूरा नहीं भर गया, और जब इसमें पूरा रक्त भरा तब ये क्या रहा, फैला हुआ रहा। ठीक है, ये फैला हुआ रहा। अब क्या हुआ, जब ये ब्लड रक्त जब बाएं आलिंद में रक्त पूर्ण रूप से भर जाता है, तब क्या होता है, जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व है या फिर ये गेट है, ये खुल जाता है। तो क्या होता है, यहाँ का जो रक्त इसके अंदर आने लग जाता है। ठीक है, मतलब बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, बाएं आलिंद का रक्त जब बाएं निलय में आता है, तो मान लो कि ये हमारा आलिंद है, ये हमारा निलय है। ठीक है, ये हमारा आलिंद है, हमारा निलय है। अब क्या होगा, बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, वो एक नॉर्मल स्पीड से आता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा बायां आलिंद होता है ना, उसको ऐसे जोर से दबा देता है। ठीक है, उसकी मसल में क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक है, अब वो संकुचन होगा तो उसकी कोशिकाएं पास पास में आएगी। तो क्या होगा, जब उसमें संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो मतलब कोई गुब्बारा है, उसको आप ज़ोर से दबाओगे तो उसकी हवा निकल जाएगी। वैसे ही जो बायाँ आलिंद है, उसको क्या होता है, ज़ोर से दबाया जाता है, ठीक है? किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा, ठीक है? तो जो हमारे हृदय की कोशिकाएँ होती हैं, वही क्या करती है, उनके अंदर संकुचन करती है। मतलब बाएँ आलिंद के अंदर संकुचित करती है, मतलब बाएँ आलिंद को दबाती है। जब बाएँ आलिंद को दबाया जाएगा, तो बाएँ आलिंद का जो रक्त है, तेज बहाव के साथ कहाँ पर जाएगा? बाएँ निलय में। ठीक है, मतलब जो ये हमारा बायां आलिंद है, इसको ऐसे दबा दिया जाएगा, जिससे यहाँ का रक्त यहाँ पर जल्दी जल्दी जाएगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि बायां आलिंद जब पूर्ण रूप से भर जाता है, तब ये क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, और बाएं आलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन होता है तो मतलब क्या होता है, इसकी दीवारें पास पास में आती है, और इसकी जब जब संकुचन होगा तो यहाँ का रक्त तेजी से बहाव के साथ यहाँ पर आएगा। मतलब तेजी से बहाव के साथ आएगा, मतलब एक प्रेशर मिल जाएगा उसको। ठीक है, फिर देखो, जब ये रक्त यहाँ से यहाँ पर आता है, तो क्या होता है, ये तो क्या होता है, संकुचित होता है, मतलब इसकी कोशिकाएं तो पास पास आती है। परंतु जो बायां आलिंद है, ये क्या चाहता है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए। ठीक है, देखो, जब फुसफुस से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आ रहा था, तब हमारा बायां आलिंद भी तो फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसके अंदर ज्यादा रक्त आए।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब रक्त किस में आ रहा है, बाएं निलय में। ठीक है, तो अब बाएं निलय में जब रक्त आ रहा है तो बाएं निलय भी तो चाहेगा कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त आए, इसीलिए बायां निला क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, तो देखो जब रक्त बाएं आलिंद, ये ठीक है, ये क्या है, बाएं आलिंद जब पूर्ण रूप से रक्त से भर जाता है तब बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं। ठीक है, जब रक्त बाएं निलय में प्रवेश करता है, ये गेट खुल गए, अब रक्त कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। तो जब रक्त बायां निलय में प्रवेश करता है, इस समय बायां आलिंद संकुचित होता है, मतलब बाएं आलिंद की कोशिकाएं पास पास में आती है। ठीक है, यही बताया मैंने। और बायां निलय शिथिल रहता है। बायां निलय कैसा होता है, शिथिल होता है, मतलब फैला हुआ होता है। ठीक है, तो क्या बताया इसने कि जब बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त आएगा तो हमारा बायां आलिंद क्या करेगा, संकुचित हो जाएगा। वो क्या होगा, एक दूसरे आपस में पास पास आ जाएंगे और उससे क्या होगा, जो ये ब्लड है तेज बहाव के साथ, तेज प्रेशर के साथ कहाँ आएगा, हमारे बाएं निलय में आएंगे। ठीक है, अब बाएं निलय क्या चाहेगा कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त आए, इसीलिए ये कोशिकाएं क्या करती है, इसको फैलाव रहता है इसके अंदर, या फिर इसकी कोशिकाएं जो होती है शिथिलित हो जाती है, फैल जाती है, जिससे क्या होता है, ज्यादा रक्त आता है। ठीक है, इसके अंदर फिर आता है जब बायां निलय पूर्ण रूप से शुद्ध रक्त से भर जाता है। अब बायां निलय क्या हुआ, पूर्ण रूप से शुद्ध रक्त से भर गया। सॉरी, ये ऑक्सीजन वाला रक्त है। ठीक है, तब तब बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये बोल रहा है जब यहाँ से सारा ब्लड यहाँ पर आ गया, या फिर मतलब ये बायां निलय पूर्ण रूप से क्या हो गया, भर गया, फिल हो गया, तो क्या होता है, ये गेट क्या होंगे, वापस क्लोज हो जाएंगे। कि भाई ठीक है ना, कि जब तक जब वो पूरा फिल हो गया है तो उसके जो गेट बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब इसमें और ब्लड आ ही नहीं सकता है, तो इसके गेट क्या हो जाएंगे, आपस में बंद हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है ये लाइन कि जब बायां निलय पूर्ण रूप से शुद्ध रक्त से भर जाता है तब बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और बायां निलय संकुचित हो जाता है। बायां निलय, ठीक है, अभी तो इतना याद पढ़ो। फिर क्या होता है, ये गेट बंद हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, बाएं निलय से क्या निकलती है, एक धमनी निकलती है, जो कहाँ जाती है, अंगों के पास में। अब क्या होता है, बाएं निलय में, बायां निलय पूरे रूप से शुद्ध रक्त से भर गया है। अब बाएं निलय को, इस शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो बायां निलय होता है वहां से क्या निकलती है, महाधमनी। क्या निकलती है, महाधमनी। तो ये महाधमनी क्या करती है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों के पास में ले जाती है। ठीक है, ये मैं आपको कब से बता रही हूँ कि बाएं निलय से महाधमनी निकलती है। यह महाधमनी शुद्ध रक्त को कहाँ ले जा रही है, विभिन्न अंगों तक ले जा रही है। पर कैसे, देखो क्या होता है, जब हमारा बाएं निलय पूर्ण रूप से भर जाता है तब क्या होता है, ये गेट बंद हो जाता है। ठीक है, यही बताया मैंने। अब क्या हुआ, हमारा बायां निलय पूर्ण रूप से भर गया। अब क्या होता है, जो बायां निलय होता है उसकी कोशिकाओं में संकुचन होता है, मतलब उसकी कोशिकाएं पास पास में आती है। ठीक है, अब उसको, या फिर उसकी कोशिकाओं को दबाया जाता है। तो जो बायां निलय है वो इतना है, जब इसकी कोशिकाओं को दबाया जाएगा, संकुचित किया जाएगा, तो इसमें एक प्रेशर बनेगा, एक दबाव बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, उस दबाव के कारण इस वाले गेट से क्या निकलेगा, हमारा ऑक्सीजन वाला रक्त। ठीक है, तो बायां निलय जब पूर्ण रूप से भर जाता है तब बाएं निलय में संकुचन होता है, मतलब इसकी कोशिकाएं पास पास आती है, इसकी कोशिकाओं पर दबाव बनाया जाता है, जिससे बाएं निलय का शुद्ध रक्त तेज बहाव के साथ, किसके साथ, तेज बहाव, तेज बहाव के साथ महाधमनी में प्रवाहित होता है और किसको दिया जाता है, अंगों को। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आप लोगों के। देखो मैं वापस बताती हूँ, मैंने क्या बताया कि हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त, हमारे फेफड़ों से
हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुसिए शिरा के द्वारा हमारे बाएं आलिंद में आता है। अब क्या होता है, बाएं आलिंद में रक्त आता है, तो बाएं आलिंद में जब रक्त आता है तो बायां आलिंद फैल जाता है। क्यों? क्योंकि बायां आलिंद चाहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा रक्त आए। ठीक है, तो जब फुसफुस से बाएं आलिंद में रक्त आता है तो बायां आलिंद फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बायां आलिंद में रक्त जब तक आता है जब तक बायां आलिंद पूर्ण रूप से भर ना जाए। ठीक है, तो बायां आलिंद पूर्ण रूप से किससे भर गया? शुद्ध रक्त से भर गया। फिर क्या बताया, जब बायां आलिंद शुद्ध रक्त से पूर्ण रूप से भर जाता है, मतलब बायां आलिंद शुद्ध रक्त से पूर्ण रूप से भर जाता है, तब जो हमारा गेट होता है, कौन सा गेट? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो गेट होता है वो गेट खुल जाता है और ये सारा ब्लड इसके अंदर आ जाता है हमारे बाएं निलय में। ठीक है, जब ये रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है तब बायां आलिंद जो होता है उसमें संकोचन होता है, मतलब उसकी दीवारें पास पास आती है, उसको दबाया जाता है फोर्स से, जिससे क्या होता है, जो रक्त है वो एक तेज बहाव के साथ में नीचे की तरफ जाए। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जब बाएं आलिंद में रक्त आता है तो बायां आलिंद क्या चाहता है कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त आए, तो बायां आलिंद फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब बायां आलिंद नहीं, बायां निलय फैला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि बाएं आलिंद से रक्त कहाँ आ रहा है? बाएं निलय में आ रहा है। और जब जिसमें भी रक्त आता है तो वह चाहता है कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त आए, तो बायां निलय के अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त आए, इसीलिए क्या होता है, बायां निलय फैले हुए होता है। ठीक है, फिर जब बायां निलय पूर्ण रूप से शुद्ध रक्त से बढ़ जाता है तब ये गेट बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें संकुचन होता है, इस पे एक दबाव लगाया जाता है। उस दबाव के साथ में रक्त क्या होता है, महाधमनी के द्वारा विभिन्न अंगों तक ले जाया जाता है। कौन सा रक्त? ऑक्सीजन वाला रक्त। तो ये क्या है इसकी क्रियाविधि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने बात करी कि रक्त कहाँ पर आ गया, ये हमारे अंग आ गए, ये महाधमनी, ये दायां निलय और दायां अनिल। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंगों से क्या करा, हमारे अंगों को क्या दे दी गई? ऑक्सीजन। फिर आता है कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर कर हृदय के पास में कौन लेके जाता है? हमारी महाशिरा। तो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर कर कौन ले जाता है? महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा। तो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर कर हमारे दाएं आलिंद में ले जाया जाता है। किसके द्वारा? हमारी महाशिरा के द्वारा। ठीक है, अर्थात एक मिनट, एक लाइन है, रुधिर बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। ये लाइन यही है कि जो होता है रुधिर जो होता है बाएं निलय से कहाँ जाता है? महाधमनी के द्वारा हमारे अंगों में जाता है। ठीक है, फिर आता है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कोशिकाएं एकत्रित कर कर महाशिरा में खुलती है। मतलब क्या होता है, हमारे जो अंग होते हैं उससे अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके जो केशिकाएं होती है वह क्या बनाती है? महाधमनी बनाती है। ठीक है, महाशिरा बनाती है। महाशिरा हमारे हृदय के दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। ठीक है, तो महाशिरा ने क्या करा, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर कर महाशिरा हमारे हृदय के दाएं आलिंद में लाती है। क्लियर है?
कि महाशिरा क्या कर रही है, महाशिरा हमारे विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को क्या कर रही है, हमारे दाएं आलिंद तक लेकर आ रही है। फिर वही बात कि रक्त कहाँ पर आ रहा है, हमारे दाएं आलिंद में। और जब भी किसी के अंदर रक्त आएगा तो वह क्या करेगा, फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह चाहेगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त आए। तो देखो, जब जब दायां आलिंद जब पूर्ण रूप से अशुद्ध रक्त से भर जाता है, ठीक है, तो दाएं आलिंद में क्या होगा, फैलाव होगा। और जब दायां आलिंद पूर्ण रूप से अशुद्ध रक्त से बढ़ जाता है, तो जब दायां आलिंद पूर्ण रूप से अशुद्ध रक्त से भर जाता है, तब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। मतलब ये क्या है, पूरा पूर्ण रूप से किससे भर गया, अशुद्ध रक्त से। तब क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक गेट होता है, एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जब दाएं आलिंद में शुद्ध रक्त पूर्ण रूप से भर जाता है, तब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में प्रवेश करता है। जब ये गेट खुल गया तो ये रक्त यहाँ पर आएगा। तो जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं तो दाएं आलिंद से रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है, ठीक है। वही पुराना वाला कंसेप्ट क्या होगा, जब दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त जाएगा तो दायां निलय क्या होगा, संकुचित होगा, उस पे एक प्रेशर बनेगा, उस पे एक दबाया जाएगा, उस पे एक दबाव लगेगा, जिससे क्या होगा, दाएं आलिंद की कोशिकाएं पास पास में आएगी और उसमें क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, एक दाब जनरेट होगा। जब दायां आलिंद ये है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पास पास में आ जाएगा और यहाँ से अधिक प्रेशर से, अधिक बहाव से रक्त कहाँ जाएगा, हमारे दाएं निलय में, ठीक है। फिर यहाँ पर रक्त जा रहा है दाएं निलय में। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी किसी के अंदर भी रक्त जाएगा तो वह फैल जाएगा, शिथिलित हो जाएगा। तो जब दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त प्रवेश करता है तो दायां निलय क्या हो जाता है, शिथिलित हो जाता है और हमारा दायां आलिंद क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो दायां आलिंद पूर्ण रूप से भर गया। फिर क्या हुआ, ये गेट खुल गया। जब ये गेट खुल गया तो यहाँ का रक्त यहाँ पर आया। जब यहाँ का रक्त यहाँ पर आने लगा तब क्या हुआ, दाएं आलिंद में संकुचन हुआ और दाएं निलय में रिलैक्सेशन या फिर हम बोल सकते हैं फैलाव हुआ। फिर क्या होता है, जब हमारा दायां निलय पूर्ण रूप से रक्त से भर जाता है, तब ये जो गेट है ये बंद हो जाते हैं। ये पूर्ण रूप से रक्त से भर गया। कौन सा रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, मतलब अशुद्ध रक्त से भर गया, ठीक है। अब क्या होगा, यही बताया कि हमारे अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके महाशिरा हमारे दाएं आलिंद में खुलती है। जब दायां आलिंद पूर्ण रूप से शुद्ध रक्त से भर जाता है, तब क्या होता है, ये गेट खुल जाता है और यहाँ से यह रक्त इसमें दाएं निलय में प्रवेश करता है। जब दायां आलिंद से रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है तो दाएं आलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे रक्त अधिक बहाव से कहाँ पर जाता है, दाएं निलय में। और दाएं निलय में क्या होता है, फैलाव होता है। क्यों? क्योंकि दायां निलय क्या चाहता है, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या आए, उसके अंदर ब्लड आए। फिर बताया कि दायां निलय जब पूर्ण रूप से रक्त से भर जाता है तो ये गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखो, यही बताया मैंने, जब दायां निलय जब पूर्ण रूप से अशुद्ध रक्त से भर जाता है तब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। यही बताया कि गेट बंद हो गया और दायां निलय संकुचित होता है, जिससे दायां निलय अशुद्ध रक्त फुसफुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, जब ये पूर्ण रूप से भर गया तो ये गेट बंद हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से निकलती है हमारी फुसफुसीय धमनी, जिसको मैं क्या बता रही हूँ, अपवाद। सारी धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त होता है परंतु फुसफुसीय धमनियों में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो जब दायां निलय पूर्ण रूप से अशुद्ध रक्त से भर जाता है तो दाएं निलय में क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक है। ये इसकी कैविटी है।
ठीक है। दायां निलाय ये हमारा दायां निलय है। जब इसमें संकुचन होगा तो ये पास-पास में आएंगे। ये पास-पास में आएंगे, जो ये इसमें अशुद्ध रक्त है, जब ये पास-पास में आएगी तो इसका अशुद्ध रक्त तेज बहाव के साथ में कहाँ पर जाएगा? हमारे फेफड़ों में जाएगा। किसके द्वारा? फुसफुसिए धमनी के द्वारा। और कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। ठीक है। फिर ये अशुद्ध रक्त फुसफुसिए धमनी के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाएगा। ठीक है। कैसे जाएगा? कि जब दायां निलय पूर्ण रूप से भर गया तो सबसे पहले वो गेट बंद हुआ ट्राइकस्पिड वाला, और फिर जब वो गेट बंद हो गया तब क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? संकुचन हुआ। संकुचन से ब्लड को क्या मिला? एक तेज बहाव मिला। उससे क्या हुआ? वह रक्त कहाँ पर गया? हमारे फेफड़ों में गया और शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो गया। तो समझ में आ रहा है हमारा हृदय कैसे काम कर रहा है? कि जब इसमें रक्त जा रहा है तो ये क्या होता है? फैलता है। फिर इसके बाद में जब इसमें रक्त पूर्ण रूप से भर जाता है, फिर उसके बाद में रक्त इसके अंदर जाता है, जिसके अंदर जब रक्त जाता है तो वह क्या होता है? फैलता है। और जब जिससे रक्त बाहर निकलता है तो वह क्या होता है? संकुचित होता है। ठीक है। देखो, ये दायां निलय संकुचित होता है, जिससे दाएं निलय का अशुद्ध रक्त फुसफुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। फुसफुसीय धमनी के द्वारा रक्त कहाँ पर जाएगा? हमारे फेफड़ों में चला जाएगा। ठीक है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है। यही बात है कि फेफड़े क्या करते हैं? रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसे एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको रक्त के अंदर क्या डाल देते हैं? ऑक्सीजन। मतलब हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं। कौन शुद्ध करता है? हमारे फेफड़े। तो एक बार वापस देख लो, क्या होता है? अंगों से अशुद्ध रक्त को कौन लेके आता है? महाधमनी। तो अंगों से अशुद्ध रक्त को महाधमनी कहाँ पर लेकर आती है? हमारे दाएं आलिंद में लाती है। ठीक है। फिर दाएं आलिंद में रक्त आएगा, तो ये रक्त कहाँ पर जा रहा है? दाएं आलिंद में आता है। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। जब दाएं आलिंद में रक्त आता है तो जब दाएं आलिंद में रक्त आता है महाधमनी की महाशिरा के द्वारा, तो हमारा दायां आलिंद जो होता है फैल जाता है, जिससे उसमें अधिक मात्रा में क्या है? रक्त आए। जब दायां आलिंद पूर्ण रूप से भर जाता है तब क्या होता है? ये गेट खुल जाते हैं, यहाँ से रक्त नीचे जाता है। फिर क्या होता है? दायां निलय जब पूर्ण रूप से भर जाता है, ये गेट बंद हो जाता है, और दायां निलय में क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन से क्या होता है? यह सारा रक्त एक तेज बहाव के साथ में फुसफुसीय धमनी के द्वारा हमारे हृदय के पास में जाता है। ठीक है। और वहां पर उसे शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारे हृदय की कार्यविधि, कि हमारा हृदय कैसे कार्य करता है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि हृदय की कार्यविधि समझाइए, तो आपको ये सारा समझाना है। ठीक है। हुँ, तो हृदय की कार्यविधि समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पहले कल बताया, हृदय की संरचना बताई। क्वेश्चन ये भी आता है कि हृदय की संरचना बताइए। तो हृदय क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है, ठीक है? मुट्ठी के आकार का होता है, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। उसके 4 कोष्ठों में विभाजित किया गया है। क्यों किया गया है? चारों कोष्ठों के नाम, उससे निकलने वाली धमनियाँ, ठीक है? रक्त वाहिनियाँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दोहरा परिसंचरण। कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? हृदय की कार्यविधि समझाइए। क्वेश्चन आता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और हृदय की कार्यविधि समझाइए। ठीक है। तो कार्यविधि तो आप समझा दोगे, अब आपको यही नहीं पता कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है, तो वो मैं बताती हूँ। देखो, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे हृदय की कार्यविधि, कि हमारा हृदय कैसे कार्य करता है। ठीक है। ये देखते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे हृदय की कार्यविधि, कि क्या होता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है और कहाँ पर जाता है? बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा अंगों के पास में चला जाता है। ठीक है। तो ये कितनी बार आया? फिर मैंने आपको बताया कि अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा, महाशिरा से दाएं आलिंद से दाएं निलय, और दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, आप लोग देखोगे कि एक बार तो ये कि यहाँ से चलकर यहाँ तक, मतलब हृदय में कितनी बार रक्त आया? एक बार। ठीक है। मतलब ये रक्त चला यहाँ से, ठीक है? यहाँ से चलता हुआ एक बार हृदय के पास में आया। ठीक है। ठीक है। ये रक्त आया हृदय में और फिर ये यहाँ से बाहर निकल गया। तो कितनी बार हृदय के पास में रक्त आया? एक बार।
फिर आता है अंगों से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंगों से यही रक्त चला, यह रक्त अंगों से होते हुए वापस कहाँ आया? आलिंद में, आलिंद से निलय में। मतलब हृदय में कितनी बार रक्त आ गया? 2 बार। फिर कहाँ गया? फेफड़ों में। मतलब ये हो गया 2 बार। तो आप लोग देखोगे कि टोटल हमारे हृदय में रक्त कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, एक बार तो शुद्ध रक्त के फॉर्म में और एक बार अशुद्ध रक्त के फॉर्म में। ठीक है, मतलब हमारे हृदय के पास में रक्त कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक तो शुद्ध रक्त के फॉर्म में और दूसरा अशुद्ध रक्त के फॉर्म में। समझ रहे हो ना कि यहाँ से रक्त चला, यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया, तो वो एक बार। फिर यही रक्त वापस चल के वापस यहाँ पर आया। ठीक है, कि भाई एक बार तो यहाँ से चला, यहाँ पर एक बार हृदय के पास चला गया, फिर वो अंग के पास चला गया। फिर अंगों से वो रक्त जब उसने चलना वापस स्टार्ट किया तो वो पहले कहाँ गया? हमारे हार्ट के पास में गया। मतलब हमारे हृदय के पास में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार। ठीक है, जब हृदय के पास में रुधिर 2 बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। मतलब 2 बार उसका क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। ठीक है, एक बार तो जब वो यहाँ से गया, यहाँ पे गया, तो एक बार परिवहन ये हो गया। फिर अब ये वापस चला तो इसका वापस इसको यहाँ हृदय से निकलना पड़ा। ठीक है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब जब भी रक्त 2 बार हृदय से गुजरेगा तो उसे दोहरा परिसंचरण। बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिसमें रक्त हृदय से एक बार ही गुजरता है। ठीक है, ऐसे जंतु कौन से होते हैं? जिसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिक्स होता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? एकल परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। मतलब हृदय के पास में रुधिर कितनी बार आता है? 2 बार। ठीक है, ऐसे लिख लो। हृदय के पास में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार आता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो जब क्वेश्चन आएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, हृदय की कार्यविधि समझाइए। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन, कि जब रक्त हृदय के पास में 2 बार होकर गुजरता है तो उसे हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्लियर है? हम्म। फिर आता है स्टेथोस्कोप, या फिर हम बोल सकते हैं हृदय स्पंदन। ठीक है, आप लोगों को पता है हार्ट बीट। जनरली आप लोगों को बोलते हो कि हमारा हार्ट जो होता है या फिर हमारा हृदय जो होता है वो धड़क रहा है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में अपने हाथ लगाते हो तो आपको धक 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 सुनाई देता है। फिर आप क्या बोलते हो कि हम देख मेरा हृदय धड़क रहा है, या फिर मेरा हार्ट क्या होता है? धड़क रहा है, या फिर मेरा हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हृदय स्पंद की या फिर हार्ट बीट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन में क्या होता है? हमारे हृदय की धड़कन को नापा जाता है। मतलब कि क्या होता है इसके अंदर? क्या देखा जाता है? हृदय स्पंदन। हार्ट बीट के अंदर क्या देखा जाता है? हमारे हृदय जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है किस प्रकार धड़क रहा है। ठीक है, तो हृदय स्पंदन के अंदर क्या देखा जाता है? हमारे हार्ट के धड़कने को देखा जाता है। ठीक है, हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। मतलब आप अपने चेस्ट के ऊपर लेफ्ट साइड में हाथ लगाएँगे, तो आपको हार्ट की बीट सुनाई देती है, धक, धक, धक। तो ये क्या है? हमारा हार्ट जो होता है, क्या कर रहा है? बीट कर रहा है। अब ये आप देखोगे कि 1 मिनट के अंदर हमारा हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। तो आप क्या कर लो, घड़ी ले लो, उसमें एक टाइमर लगा लो और अपने हाथ रखो हार्ट के ऊपर, फिर आपको जो धक-धक सुनाई देगा ना, तो आप देखोगे कि 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स होती है? 70 टू 72 बीट्स होती है। ठीक है, तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, फिर आता है इसे स्टेथोस्कोप द्वारा नापा जाता है। किसे? हमारा जो हार्ट बीट होती है ना, या फिर जो हमारी हृदय स्पंदन,
उससे किससे नापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर, देखो डॉक्टर आपकी हार्ट बीट कैसे देखता है? कान के अंदर क्या लगाता है? स्टेथ लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, ठीक है? फिर आपको चेक करता है, ठीक है ना? तो वो इस स्टेथोस्कोप को लगाकर क्या देखता है कि आपकी हार्ट बीट सुनता है, कि आपका हार्ट जो होता है वो किस बीट से पंप कर रहा है। अगर आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर 70 से 72 बार धड़क रहा है, मतलब आपका हार्ट जो होता है सही से कार्य कर रहा है, ठीक है? तो हृदय स्पंदन के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता कि हमारा जो हृदय धड़कता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन बोलते हैं, ठीक है? 1 मिनट में हमारा हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। धक, धक ऐसे। कितना धड़कता है? 70 से 72 बार। फिर क्या होता है? हृदय की जो धड़कन होती है, उसको किससे नापा जाता है? किससे नापा जाता है? स्टेथोस्कोप द्वारा नापा जाता है, ठीक है? और ये कैसा दिखता है स्टेथोस्कोप? ये है हमारा स्टेथ, ठीक है? डॉक्टर कान में लगा के आपकी धड़कन देखता है, ठीक है? तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या आता है? रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर। आप लोगों ने घर में सुना होगा कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है? मेरा बीपी बनता है, मेरा बीपी कम होता है, मेरा बीपी लो होता है, मेरा बीपी हाई होता है, ठीक है? बीपी सुना होगा बहुत बार, ठीक है? मोस्टली सब लोगों के घर में होता है, ठीक है? तो हमारा टॉपिक है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या फिर बीपी, ठीक है? अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि रक्त कहाँ पर बहता है। अब तो आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। ये हमारी हो गई, रक्त कहाँ पर बहता है? किसके अंदर रक्त बहता है? जल्दी से बताओ। तो रक्त कहाँ पर बहता है? रक्त वाहिनी में। ठीक है? तो रक्त कहाँ पर बह रहा है? रक्त वाहिनी में। अब रक्त भी बनाना पड़ेगा। ये मैं रक्त बना देती हूँ। ये व्हाइट से मैंने जो बनाया है, व्हाइट कलर से, ये क्या है हमारा? रक्त। क्या है ये हमारा? रक्त। लिख देती हूँ, ये है हमारा रक्त। तो नॉर्मली क्या हो रहा है? ये रक्त कहाँ पर बह रहा है? रक्त वाहिनियों में, ठीक है? तो जब रक्त रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, तब क्या होता है? रक्त जो होता है इन रक्त वाहिनी की भित्ति पर, ये क्या है? हमारी रक्त वाहिनी की भित्ति है। तो जब रक्त रक्त वाहिनियों में बहता है, तो जब रक्त रक्त कहाँ पर बह रहा है? रक्त वाहिनियों के अंदर। तो जब रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, तो रक्त जो होता है रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, जब रक्त इस पाइप के अंदर से गुजरेगा, तो इस पाइप की दीवारों पर क्या लगाएगा? एक दाब लगाएगा, ठीक है? तो जब रक्त रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, तब रक्त वाहिनी की दीवारों पर क्या लगाता है? एक दाब लगाता है। क्या लगाता है? दाब। इस दाब को ही हम क्या बोलते हैं? रक्त दाब। मतलब ऐसा दाब जो कौन लगा रहा है? रक्त लगा रहा है, ठीक है? इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर या फिर रक्त के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ठीक है? समझ में आ रहा है? वापस देखो, रक्त जब रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त जब रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, तब रक्त रक्त वाहिनी की भित्ति पर एक दाब लगाता है, ठीक है? तो जब रक्त वाहिनियों में बहेगा, जब तो रक्त क्या करेगा? रक्त वाहिनियों की भित्ति पर क्या करेगा? दाब लगाएगा, और इस दाब को हम क्या बोलते हैं? इस दाब को हमने बोला रक्त दाब। यही हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ठीक है? सिंपल सा है कि जब रक्त, या फिर आप देखो कि जो हमारा पाइप होता है, उसके अंदर से क्या होता है? जब भी कोई पाइप के अंदर पानी बहता है, नल का पाइप होता है, उसके अंदर पानी बहेगा, तो वो क्या होता है? तेज़ी से बहता है, ठीक है? तो कहीं-कहीं पर क्या होता है? वो कहीं से पिचक जाता है, तो वो क्या हो जाता है?
सीधा स्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जब उसके अंदर से बह रहा है तो उस पे क्या लगाता है? एक दाब लगाता है। वैसे ही जब रक्त रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है तब क्या करता है? वह रक्त वाहिनियों की भित्ति पर दाब लगाता है। तो क्या है? रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब क्या होता है? रक्त प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये रक्त दाब। अब डेफिनेशन के पास चलते हैं। रक्त द्वारा रुधिर वाहिका की भित्ति पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। ठीक है, यही पढ़ाया मैंने आपको कि रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दाब लगता है। फिर मैंने आपको बताया रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर। अब मैंने आपको बताया कि रक्त वाहिनियां तो तीन तीन प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिका। तो हम किसके अंदर रक्तदाब नापेंगे? तो क्या होता है? रक्त दाब जो होता है, यह दाब शिरा की अपेक्षा धमनी में ज्यादा होता है। मतलब दाब जो होता है हम किसके अंदर नापते हैं? धमनियों के अंदर। क्यों? क्योंकि क्या होता है? दाब जो होता है किसके अंदर ज्यादा होता है? धमनियों के अंदर। तो याद रखना कि यह दाब जो होता है, रक्त दाब धमनियों के अंदर ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? शिराओं की तुलना में। ठीक है, तो इतना याद रखो कि रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्त जब रक्त वाहिनियों में बहता है तब रक्त वाहिनियों की भित्ति पर एक दाब लगाता है, उसे हमने बोला रक्तदाब। अब रक्तदाब बहुत सारी रक्त, कौन सी वाहिनी का हम रक्तदाब देखेंगे? तो हम देखेंगे धमनी का रक्तदाब। ठीक है, तो जब हमारी धमनी का रक्तदाब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आता है प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन, धमनी के अंदर निलय प्रकुंचन के दौरान, मतलब मैंने आपको बताया निलय प्रकुंचन व निलय प्रकुंचन व निलय अनुशीतलन। ठीक है, निलय जब संकुचित होता है तो उसे हम बोलते हैं निलय प्रकुंचन। संकुचित, संकुचित को ही हम बोलते हैं प्रकुंचन। ठीक है, और फैलाव या फिर शीतलन को ही हम बोलते हैं अनुशीतलन। ठीक है, तो क्या होता है? ये बोल रहा है जब हमारा, मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया रक्त यहाँ पर आता है, फिर जब ये पूरा भर जाता है तो रक्त यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर जब ये पूरा भर जाता है तो ये गेट बंद हो जाता है। फिर क्या होता है? हमारा निलय जो होता है संकुचित होता है। तो यहाँ पर हम संकुचित को क्या बोलेंगे? प्रकुंचन बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो निलय के संकुचन के समय, क्या बोलते होगे? निलय के संकुचन के समय रक्त वाहिनी के अंदर, यहाँ पर क्या होगा? निलय के अंदर संकुचन होगा, मतलब निलय दबेगा। दबेगा तो ब्लड एक प्रेशर के साथ में यहाँ पर जाएगा। रक्त किसके अंदर जाएगा? रक्त वाहिनी में, और किसमें? महाधमनी में। तो निलय के संकुचन के समय जो धमनियों के अंदर दाब होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकुंचन दाब। ठीक है, तो प्रकुंचन दाब क्या होता है? जब हमारा निलय संकुचित होता है तो धमनी के अंदर निलय संकुचन के दौरान जो दाब होता है, मतलब जब हमारा निलय संकुचित होता है उस टाइम पे हमारी धमनी के अंदर जो दाब होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकुंचन दाब। फिर आता है अनुशीतलन दाब। वही अनुशीतलन दाब क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, कि निलय के फैलाव के समय या फिर शीतलन के समय, या फिर जब हमारा निलय फैलता है तो, या फिर जब अनुशीतलित होता है उस समय धमनी के अंदर जो दाब होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुशीतलन दाब। ठीक है, तो दो तरह के दाब होते हैं, अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब। अनुशीतलन प्रकुंचन दाब क्या बोलते हैं? कि जब हमारा निलय संकुचित होता है तब धमनियों के अंदर जो दाब होता है उसे हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। और जब हमारा निलय अनुशीतलित होता है, शिथिलित होता है, फैलता है, उस समय धमनियों के अंदर जो दाब होता है उसे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? अनुशीतलन दाब। अब देखो क्या होता है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120। ठीक है, और सामान्य अनुशीतलन दाब क्या होता है? 80 mm ऑफ Hg, ये इसकी यूनिट होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है,
तो सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, मतलब जब निलय संकुचित होगा तब धमनियों के अंदर कितना दाब होगा, 120। और जब हमारा निलय क्या होगा, अनुशीतलित होगा, फैलेगा, तब धमनियों के अंदर कितना दाब होगा, 80। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आपसे पूछेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mm ऑफ Hg। अगर हमारा रक्तदाब 120 से ज़्यादा होगा तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा बीपी बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ जब रक्तदाब 80 से कम होगा तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा बीपी कम हो गया है। ठीक है? समझ रहे हो कि रक्तदाब ज़्यादा और कम कब होता है? या फिर नॉर्मल रक्तदाब क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये यूनिट लिखना मत भूलना कि हमारा ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा होएगा तो हम बोलेंगे उसे हाई ब्लड प्रेशर, या फिर और अगर 80 से कम होगा तो हम उसे बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है? अब क्या होता है, स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि हृदय की स्पंदन को या फिर हृदय की धड़कन को कैसे नापा जाता है, स्टेथोस्कोप से। डॉक्टर क्या करते हैं, कानों में स्टेथ लगाते हैं और आपकी हार्ट बीट सुनते हैं। तो उस हृदय की धड़कन कैसे नापते हैं, स्टेथोस्कोप से। उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वह किससे नापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, ब्लड प्रेशर स्फैग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। तो क्वेश्चन आया कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ठीक है? फिर बात आती है ब्लड प्रेशर की मशीन कैसी दिखती है या फिर स्फैग्मोमैनोमीटर कैसे दिखता है। देखो, डॉक्टर क्या करता है, आप जाते हो, एक हाथ पे पट्टा बांधता है, उस पे एक ट्यूब लगी हुई होती है। ठीक है? फिर उसमें क्या करता है, फिर उससे क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर नापता है। तो इस डायग्राम के अंदर देखो, ये क्या है, हमारा स्फेग्नोमेनोमीटर है। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट रक्तदाब क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ जो दाब लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ जो दाब लगाती है कहाँ पर, किसकी भित्ति पर, रक्त वाहिनियों की भित्ति पर दाब लगाता है, उसे हमने बोला रक्तदाब। कि जब रक्त वाहिनियों के अंदर बहेगा तो उसकी भित्ति पर दाब लगाएगा, वही क्या है, रक्तदाब। और इम्पोर्टेंट रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।